हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य की नवीन गद्य विधाओं पर। भारतेंदु युग में उदित परंपरागत गद्य विधाओं के अतिरिक्त भारतेंदु युग में जिन परंपरागत गद्य विधाओं का उदय हुआ था उनमें प्रमुख थी उपन्यास, कहानी, नाटक। इनके अतिरिक्त परिवर्तित वैश्विक परिस्थितियों में जैसे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विविध विकसित राष्ट्रों के साथ जो भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध बने और उन्होंने जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नवीन तत्वों को समाहित किया, अर्थात अन्य राष्ट्रों से जो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व थे मेलजोल बढ़ा और उससे जो हमारे जो साहित्य थे, हमारी भाषा में जो नवीन तत्व आए, उसके परिणाम स्वरूप हिंदी भाषा के गद्यकारों ने नवीन गद्य विधाओं को सृजित किया। बहुत सी ऐसी नवीन गद्य विधाएं हैं जो पाश्चात्य गद्य विधाओं से प्रभावित हैं, उनसे प्रेरित हैं। इन नवीन गद्य विधाओं में प्रमुख हैं संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, हास्य व्यंग्य साहित्य, पत्रकारिता आदि। हिंदी गद्य की आधुनिक नवीन विधाओं की विशेषताओं पर चर्चा करें तो उसमें मुख्यतः 3 विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सभी नवीन विधाएं गद्य लेखकों की संवेदनात्मक स्वानुभूति अर्थात किसी घटना, व्यक्ति के चरित्र को देखकर जो उनके हृदय में भाव आए और उससे जो उन्होंने स्वयं अनुभूति की, जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया और उसके परिणाम स्वरूप जो मानसिक प्रतिक्रिया हुई, उस पर आधारित हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता है अनुभूत सत्य पर आधारित, जो वास्तव में उनके समक्ष घटित हुआ, जो वास्तव में कोई चरित्र उन्होंने देखा और उसे देखकर जो उन्होंने अनुभव किया, उस पर आधारित है संस्मरण विधा। तीसरी प्रमुख विशेषता कह सकते हैं परिवर्तित युगीन परिस्थितियों से प्रेरित नवीन तत्वों का समावेश। जो काल के अनुसार अनेक परिवर्तन हुए, जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, अन्य परिवर्तन हुए, ऐसी युगीन परिस्थितियों ने जो प्रेरणा प्रदान की और उससे जो नवीन तत्व आए, उन्होंने नई नई गद्य विधाओं को सृजित करने के लिए गद्यकारों को, हिंदी साहित्य के गद्यकारों को प्रेरित किया। हिंदी की आधुनिक नवीन गद्य विधाएं आज हम जिसका वर्णन किया गया और जो चयन किया गया ऐसे विषय, शैली और भावात्मक अनुभवों के आधार पर हिंदी की जो आधुनिक नई गद्य विधाएं हैं, उनकी शाब्दिक निष्पत्ति, उनके स्वरूप, विशेषताओं आदि पर गहरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आधुनिक नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत संस्मरण विधा पर चर्चा करेंगे। शाब्दिक अर्थ। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है, अर्थात जो शब्द संस्मरण है इसका अर्थ है सम्यक स्मरण। इसकी व्युत्पत्ति अर्थात यह शब्द किस धातु प्रत्यय से मिलकर बना है। सम प्लस स्मरण करना प्लस लयुट अन से संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मानक हिंदी कोश के अनुसार इसका अर्थ देते हुए मानक हिंदी कोश में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति, विशेषतः मृत व्यक्ति के संबंध की महत्वपूर्ण और मुख्य घटनाओं या बातों का उल्लेख या कथन संस्मरण कहलाता है। अर्थात इसमें विशेषतः जो दिवंगत हो चुका है, जिसका निधन हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे मृत व्यक्ति से संबंधित जो स्मृति गद्यकार व्यक्ति की स्मृति में रह गई हैं, उनको जब वो चित्रित करता है, लिखता है, तब वह जो रचना होती है वह संस्मरण कहलाती है। और चूंकि संस्मरण और रेखाचित्र काफ़ी मिलती जुलती विधा है, अतः इनमें ये जो प्रमुख अंतर है, रेखाचित्र के अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों ही, और जो जीवित हैं, जो वर्तमान में हैं, उनसे संबंधित भी रचना लिखी जाती है। लेकिन संस्मरण में विशेषतः मुख्य रूप से जो दिवंगत हो चुके हैं, निधन हो चुके हैं, उस व्यक्ति से संबंधित स्मृति को रचना के आधार पर एक रूप दिया जाता है और उसे संस्मरण कहा जाता है। हिंदी की नवीन गद्य विधाओं के अंतर्गत हम संस्मरण विधा पर चर्चा कर रहे हैं और संस्मरण को बहुत से विद्वानों ने परिभाषित किया है
तत्वों के आधार पर उसके आदर्श स्वरूप को निर्धारित करने का एक प्रयास किया है, जिसमें आपकी पुस्तक में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, उपेंद्र नाथ अश्क, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय के मतों का उल्लेख किया गया है, जो आपको सभी गहनता के साथ पढ़ने भी हैं और स्मरण भी करने हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मुख्यतः दो प्रमुख साहित्यकारों द्वारा जो संस्मरण को परिभाषित किया गया है उसका उल्लेख करूंगी। उपेंद्र नाथ अश्क कहते हैं, मैं संस्मरण की खूबी पूर्णतः सच्चाई मानता हूँ। उपन्यास व कहानी में असत्य से काम लिया सकता है, कल्पना की लगामें ढीली छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन संस्मरण और आत्मकथा की मेरे निकट सच्चाई और 100% सच्चाई है। अर्थात उन्होंने दो विधाएं संस्मरण और आत्मकथा को पूर्णतः सत्य पर आधारित माना है और उन्होंने सत्य तत्व को विशेष रूप से संस्मरण विधा के अंतर्गत समाहित करने पर जोर दिया है कि यदि सत्य नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो वह रचना संस्मरण कहलाने के योग्य नहीं है। बाबू गुलाब राय के अनुसार वे संस्मरण प्रायः घटनात्मक होते हैं, किंतु वे घटनाएं सत्य होती हैं और साथ ही चरित्र की परिचायक भी। उनमें थोड़े चटपटेपन का भी आकर्षण रहता है। संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी देते हैं। उन्होंने कई तत्वों को समाहित किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये घटनाएं होती हैं, इसमें मुख्यतः घटनाओं को स्मरण करके लिखा जाता है और वे घटनाएं काल्पनिक नहीं होती हैं, वे कैसी होती हैं जो यथार्थ में सत्य में घटित हुई हैं। और साथ ही चरित्र की परिचायक भी, साथ ही घटना के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को उभारने का प्रयास संस्मरण के अंतर्गत किया जाता है। उन्होंने कहा उनमें थोड़े चटपटेपन का भी आकर्षण रहता है, अर्थात भाषा बहुत गंभीर नहीं होती है, चरित्र का चित्रण बहुत गंभीर नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत हास्य व्यंग्य भी जोड़ लिया जाता है, अर्थात ऐसा तत्व समाहित किया जाता है जो पढ़ने वाले को रोचक प्रतीत हो। संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी होती है, वह किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत नहीं करती है, वह चरित्र के किसी एक विशेष बिंदु को आपके सामने प्रस्तुत करती है। जैसे अगर हम महात्मा गांधी से संबंधित कोई संस्मरण पढ़ते हैं तो मुख्यतः हमें उसमें उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को चित्रित किया गया यदि हम देखते हैं उस संस्मरण में, तो मुख्यतः उन्होंने उनके पूरे जीवन के संपूर्ण जो चरित्र रहा है उसके चित्रित नहीं किया है। उन्होंने मुख्यतः दो बिंदुओं को चित्रित किया, सत्य और अहिंसा को, अर्थात वो केवल एक पहलू की झांकी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं संस्मरण के अंतर्गत। परिभाषाओं के आधार पर संस्मरण की विशेषताओं पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो सबसे पहली जो विशेषता है यह अतीत का भावात्मक स्मरण है, अर्थात हृदय में भावों के माध्यम से हम जो स्मृति को रखते हैं वह इसके अंतर्गत आती है। अतीत अर्थात जो पहले घटित हो चुका है, जो आज है वह वर्तमान है और जो पहले हो चुका है वह अतीत कहलाता है। और अतीत में जो कुछ घटित हो चुका है, जो किसी चरित्र ने गद्यकार को प्रभावित किया है, वह उससे संबंधित एक भावों से भरकर स्मरण करता है और उसे संस्मरण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विवरणात्मक और घटना प्रधान होता है। इसमें चरित्र चित्रण भी घटना के माध्यम से व्यंजित होता है। इसमें सत्य अथवा सत्य की प्रतीति होती है। सत्य इसका प्रमुख तत्व है संस्मरण का, जो वास्तव में घटित हो, जो वास्तव में कोई चरित्र आपके सामने रहा हो, उसको ही संस्मरण के अंतर्गत रखा जा सकता है। कोमल कल्पना अतीत को वर्तमान से मिलाती है और बहुत ही कोमलता के साथ, बहुत ही सहानुभूति, करुणा के साथ जब हम किसी पूर्व में घटित हो चुकी घटना को, चरित्र की विशेषता को रचना के अंतर्गत रचते हैं तो वह संस्मरण के अंतर्गत आ जाती है और हम एक प्रकार से अतीत और वर्तमान को मानो मिला देते हैं। इसका दृष्टिकोण वस्तुपरक न होकर आत्मपरक होता है। उस व्यक्ति में, उस घटना में क्या विशेषता थी, उससे यहाँ संस्मरण का कोई तात्पर्य नहीं है। गद्यकार ने, संस्मरणकार ने क्या अनुभव किया, उस घटना को देखकर क्या अनुभव किया, उस व्यक्ति के संबंध में उनके मन में क्या भाव आए, उससे तात्पर्य है। आत्मपरक है, जैसा उसने महसूस किया, जैसा उसने अनुभव किया, उसको ही वो संस्मरण के अंतर्गत रखता है। इसमें लेखक का दृष्टिकोण, धारणाएं, मान्यताएं महत्व रखती हैं। लेखक का दृष्टिकोण क्या है, लेखक की धारणाएं क्या हैं, लेखक परंपरा को महत्व देता है, आधुनिकता को महत्व देता है। उसकी मान्यताएं क्या हैं, वो सत्य को महत्व देता है, व्यवहारिकता को महत्व देता है, सिद्धांत को महत्व देता है। ये सब
संस्मरण के अंतर्गत महत्व रखती हैं। इसके बाद हम संस्मरण के गुणों पर चर्चा करें तो व्यक्तिगत गहन अनुभूति, किसी घटना को देखकर, किसी व्यक्ति के चरित्र को देखकर जो गद्यकार को गहरी अनुभूति हुई, अनुभव हुआ और व्यक्तिगत रूप से हुआ, उसने स्वयं कैसा अनुभव किया, उसकी अभिव्यक्ति ही संस्मरण कहलाती है। सूक्ष्म विश्लेषण, वह उसकी बहुत गहराई में जाकर छोटी से छोटी बात को, घटना से संबंधित छोटी से छोटी तत्व को इसमें समाहित करता है। सजीव चित्रण प्रतिभा, उसके द्वारा जो घटना अथवा व्यक्ति का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है उसे वह बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत कर देता है जैसे हमारे सामने ही वह व्यक्ति खड़ा हुआ है अथवा वह घटना घटित हो रही है। करुणा, सहानुभूतिपूर्ण हृदय, अर्थात जो संस्मरणकार है उसका हृदय करुणा और सहानुभूति से पूर्ण होना चाहिए, तभी वह पूर्व में घटित हो चुकी घटना अथवा व्यक्ति के चरित्र से स्वयं को जोड़ पाएगा और श्रेष्ठ संस्मरण की रचना कर पाएगा। स्वाभाविक अभिव्यक्ति और संस्मरणकार द्वारा जो संस्मरण लिखा जाता है वह स्वाभाविक होना चाहिए, वह ऐसा प्रतीत न हो कि वह कृत्रिम है, अर्थात ऐसा हो नहीं सकता। वो बिल्कुल स्वाभाविक होना चाहिए कि हाँ वास्तव में ये घटित हुआ था और उसे बिल्कुल उसी रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है और पाठक उस घटना और चरित्र से जुड़ जाए, वही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हिंदी गद्य की नवीन विधाओं के अंतर्गत संस्मरण विधा के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, अर्थात जिन्होंने संस्मरण विधा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अवदान दिया है, उसमें इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, उपेंद्र नाथ, शिव पूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास के नाम स्मरणीय हैं। संस्मरण संबंधी परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर पर यदि ध्यान केंद्रित करें तो 2014 में जो प्रश्न पूछा गया था वह यह था, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं। इसमें 4 विकल्पों में जो सही विकल्प था वह था पथ के साथी। इसमें महादेवी वर्मा जी ने रविंद्रनाथ टैगोर आदि जो महान साहित्यकार हुए और महादेवी जी वर्मा जिनके संपर्क में रही, उनसे संबंधित उन्होंने स्मृतियों पर आधारित अनेक संस्मरण लिखे और यह पथ के साथी शीर्षक से संग्रहित किए गए थे। कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है, अर्थात हर रचना को जो स्मृति पर आधारित है संस्मरण नहीं कहा जा सकता है। इसके प्रमुख गुण हम पीछे भी पढ़कर आए हैं और यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए थे। 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। ए विकल्प दिया गया था विवरणात्मकता, बी रेखात्मकता, सी आत्मपरकता और डी विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता। तो इसमें जो रेखात्मकता था वह इसका गुण नहीं है। संस्मरण के प्रमुख गुण हैं विवरणात्मकता और आत्मपरकता और यह डी विकल्प में एक साथ दिए गए थे और इसका सही उत्तर था डी विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता संस्मरण के प्रमुख गुण हैं और इन विशेषताओं को समाहित करने वाली रचना ही संस्मरण कहला सकती है। तीसरा प्रश्न जो 2014 में संस्मरण से संबंधित पूछा गया, अतीत के चलचित्र जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है के अंतर्गत कितने संस्मरण संकलित किए गए हैं और इसका सही उत्तर था 11 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी